नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 42वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे जो 1976 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया था। 25-26 साल में समय के अनुसार हमें संविधान में कुछ संशोधन करने पड़े। 42वें संविधान संशोधन भी किया 1976 में, और उसमें इतने संशोधन हुए कि उसको लघु संविधान भी कहने लगे। आज हम 42वें संविधान संशोधन पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से पीएससी हो, यूपीएससी हो या छोटे मोटे एग्जाम भी हों, उसमें 42वें संविधान संशोधन क्वेश्चन जरूर आते हैं। 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1976 में इसे पारित किया था। यानी कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय इस संशोधन को पारित किया गया था 1976 में। इस अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे। जाना जाता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन किए। क्या क्या संशोधन हुए? सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन हुए। प्रस्तावना में 3 संशोधन हुए, 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किया गया। इसका मतलब इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उसका तीसरा शब्द कौन सा जोड़ा गया? राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता का शब्द जोड़ा गया। अखंड शब्द स्थापित किया गया। इस तरह इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो आपसे पूछेगा कि 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। एक तो मौलिक अधिकार होते हैं, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम अपने न्याय के लिए अपने कोर्ट के पास जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य सरकार आपसे कहती है कि ये कर्तव्य हैं आपके, इन कर्तव्यों को आपको निभाना चाहिए। 10-11 कर्तव्य हैं आपके। मौलिक कर्तव्य का अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन में आया और उसमें इंक्लूड किया गया। उसके बाद संविधान में भाग ए में अनुच्छेद 51A में ये जोड़ा गया। 51A में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, ये आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बनते हैं। अगला, लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो लोकसभा और विधानसभाओं की जो अवधि थी वो 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था और फिर इस अवधि को रिवर्स ले लिया गया। फिर लोकसभा विधानसभा की जो अवधि है वो 5 वर्षीय है। इस चीज़ को ध्यान रखें आप। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के बाध्य होगा। 42वां संविधान संशोधन जब आया तो उसमें एक लाइन उन्होंने ऐड कर दी कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी कानून बनेगा उसको मानने के बाध्य होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें गलत हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन में 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 में किए गए संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकता है। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि यदि मान लो संसद में कोई कानून बना, संसद में कानून बनने के बाद में यदि वो राष्ट्रपति के पास पहले भेज सकता था तो वो उसको उस पर साइन ही करने पड़ेंगे, ये कानून बनेगा। अब क्या होगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। अब अगर राष्ट्रपति के पास जाता है वो, तो एक बार अगर उसे लगता है राष्ट्रपति जी को कि ये जो बिल है या ये जो कानून है ये राष्ट्र हित के लिए नहीं है या कुछ उसमें कमियां हैं, तो वो एक बार उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल में भेज सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल में जब उसे भेजेगा, अगर उन्होंने उसमें संशोधन कर दिया तो वेल एंड गुड है। अगर संशोधन नहीं किया तो वो दोबारा भेज देंगे, फिर उसको राष्ट्रपति जी को साइन करने पड़ते हैं। ये इसमें रहता है ये चीज़ें। राज्य के किसी भी भाग में स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सेना भेज सकेगा तथा उस सेना पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। सही बात है, जितनी भी सेना है, चाहे आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएस हो, सब पर केंद्र का अधिपत्य होता है। तो ये केंद्र का अधिपत्य किसके द्वारा आया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आया। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अनुच्छेद 368 में खंड 4 जोड़कर संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 368 में खंड 4 जोड़ दिया और संसद में कोई बिल या कोई कानून पास हो गया
तो न्यायालय उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट उसको चुनौती नहीं दे सकता। हाँ, जब तक किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन ना हो रहा हो तब तक। अगर मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, न्यायालय को वो चीज़ माननी होगी। क्लियर इतना। अनुच्छेद 31C में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको इतना ध्यान रखना है, अनुच्छेद 31C राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया है। इतना क्लियर है। अगला कहना चाह रहा है आपसे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता स्थापित की। यानी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को लगभग एक जगह स्थापित कर लिया है। एक तरह से ये कहना चाह रहा है आपसे। दूसरा, राष्ट्र विरोधी, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में अनुच्छेद 31D जोड़कर मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया, जिसे 43वां यानी 43वें संविधान संशोधन 1977 की धारा 2 द्वारा निस्तारित किया गया। इसका मतलब ये है, यदि कोई आम आदमी है तो उसको मौलिक अधिकार उसके जीवित रहेंगे, लेकिन अगर वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाता है, तो अनुच्छेद 31D जोड़ दिया गया है और मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया, यानी मूल अधिकार उसके खत्म कर दिए जाएंगे, जिसे 43वें संविधान संशोधन 1977 की धारा 2 के द्वारा निस्तारित कर दिया गया है। अगर कोई आम आदमी उसके मूल अधिकार वो अपने ले सकता है, उसको अगर कोई शोषण होता है, ऐसा मानसिक शारीरिक कोई शोषण होता है, उसके मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो कोर्ट के पास जा सकता है। लेकिन अगर आप राष्ट्र के विरोधी बन जाते हैं तो आपके मूल अधिकार वहीं स्वतः ही समाप्त कर दिए जाएंगे। ये इस लाइन का मतलब है। ये 42वें संविधान संशोधन में चीजें आएंगी। दूसरा, राज्य सूची से कुछ विषय हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं। अब समवर्ती सूची क्या होती है? एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर जो डिसीजन राज्य ले सकता है। केंद्र सूची के जो विषय होते हैं उस पर केंद्र डिसीजन ले सकता है। एक समवर्ती सूची के डिसीजन जो होते हैं उस पर जो डिसीजन लेने का अधिकार है वो राज्य और केंद्र दोनों को होता है। तो इसमें कह रहा है राज्य सूची से कुछ विषय हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण राज्य सूची में 66 से घटाकर 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 47 बढ़ाकर 52 विषय हो गए हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जब राज्य सूची से कुछ विषय हटाए गए हैं, समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं, तो पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, उसके बाद उसमें 5 विषय और मिल गए, तो 47 5 के 52 हो गए। इसके बाद किसमें से निकले? वो राज्य सूची में 66 थे, उसे घटाकर 5 घटाए तो कितने बचे? 61 हो गए। इस तरह उसको हटाया। कौन कौन से हटाए गए हैं इनके नाम भी पूछ सकता है। नाम है एक वन, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए। इसका जो ये वन की, जानवर की, पक्षियों की सुरक्षा के लिए समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को इसके बारे में सोचना होगा। न्यायालयों का प्रशासन जो होगा वो भी केंद्र और राज्य दोनों करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की प्रक्रिया भी राज्य और केंद्र दोनों करेंगे। इसका मतलब इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। शिक्षा को भी, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समवर्ती सूची में विषय है वो राज्य और केंद्र दोनों का आधिपत्य है उस पर। बाट और माप, कोई भी क्वांटिटी होती है, कोई भी जैसे 1 किलो का बाट है, 2 किलो का बाट है, कोई मेजरमेंट है, उसमें भी अगर कुछ करेक्शन करना है तो उसमें राज्य और केंद्र दोनों को करना होगा। अलग से केंद्र डिसीजन नहीं दे सकता, दोनों के उसमें आधिपत्य समवर्ती सूची का विषय रहता है। इतना क्लियर है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है। जब 42वां संशोधन नहीं आया था तो 42वें संविधान संशोधन से पहले 352 जब आपातकाल लगाया जाता था तो पूरे भारत पर लगता था। अब क्या कर दिया है कि अगर स्पेशली पंजाब में कोई घटना घटी तो स्पेशली पंजाब राज्य पे, पंजाब स्टेट पर 352 आपातकाल लग जाएगा और पूरे देश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले पूरे देश में पड़ता था, तो 42वें संविधान संशोधन में ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जोड़ी गई है। इसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपात घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन के बाद 6 महीने लागू रह सकती है, जिसे बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। यानी इसमें कह रहा है कि 356 अनुच्छेद में राज्यों में जो आपातकाल घोषणा होती थी वो क्या था, वो अनुमोदन के बाद 6 महीने लागू होती थी। लेकिन अब क्या करती है 42वें संविधान संशोधन ने उसे 1 साल बढ़ा दिया है कि अगर आपातकाल की परिस्थिति आती है तो हम 1 साल उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद वन्यजीव तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए इसमें 42वें संविधान संशोधन में। इसके बाद
श्रमिकों की प्रशासन में सहभागिता स्थापित की, यानी कि कोई मजदूर है, कोई लेबर है, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, जॉब करने पर उसकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, उसमें उस मजदूरों की भी राय ली जाएगी। ऐसा नहीं ऊपर से राय उन पर थोप दी जाए। ये भी 42वें संविधान संशोधन में आया गया है। मजदूरों को मजदूर नहीं कहा जाएगा, उनकी राय भी उसमें महत्वपूर्ण रहेगी। इसके बाद बच्चों तथा युवकों के नैतिक शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उन्हें काम दीजिए। अगर उनका मन नहीं है काम कर, नहीं, वो आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। जितनी उनका पैसा बनता है उनको उतना पैसा देना चाहिए। इस तरह बच्चों तथा युवकों के नैतिक शोषण पर प्रतिबंध किया गया है। सिविल सर्वेंट के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। कोई भी सिविल सर्वेंट है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उसका जो प्रशासनिक कोई न्यायाधिकरण का कोई फैसला है या कोई उसको दिक्कत है तो वो अलग से वो उस पर कोर्ट में जा सकता है और अलग से उसकी बात सुनी जाती है। ये भी एक 43वें संविधान संशोधन में प्रक्रिया रख दी गई है। 1971 की जनगणना के अनुसार, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों को निश्चित किया गया है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन में जब 1976 में जब संशोधन हुआ था तो 1971 की जो जनगणना के आधार पर जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटों को निश्चित कर दिया गया है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन अब जो आने वाले समय है 2026 में जनगणना दोबारा होगी और जनगणना दोबारा होने पर उसमें संशोधन किया जाएगा, फिर वो सीटें बढ़ेंगी और फिर उस पर आगे काम किया जाएगा। इतना ही 42वें संविधान संशोधन पे हम काम कर सकते हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे उसमें कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है, तो आज शाम तक कोशिश करूँगा कि मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ और एक आध दिन में जितने क्वेश्चन, जितना मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है, उस वीडियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को जो कम्युनिटी का ऑप्शन है मेरे यूट्यूब चैनल में, उसमें सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा विद आंसर सहित। तो आप जो भी वीडियो देखें तो आप कम्युनिटी में जाकर एक बार इनके क्वेश्चन भी देख लें, तो 1-2 दिन में मैं क्वेश्चन भी उसमें डाल दूंगा। ठीक है, बाकी इतना ही है। आगे के लिए हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।